वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार में एक नई वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी के बारे में जानेंगे। कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं, कहां पर आपको अप्लाई करना है, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, वेतनमान क्या होगा, उसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, एग्ज़ाम का जो पूरा पैटर्न है वो किस तरह से होगा, सिलेबस क्या होगी, इन सारी चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज CSBC की वेबसाइट पर 26 जुलाई को ही ये एक एप्लीकेशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन जो है ये इनविटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ फॉरेस्टर। फॉरेस्टर एक पोस्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जिसके लिए वैकेंसी आई है। तो इस नोटिफिकेशन को हमने पहले से डाउनलोड कर लिया है। चलिए इस नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। ये नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, जहां पर आप देखेंगे विज्ञापन संख्या 4/2020। पद का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंदर वनपाल यानी फॉरेस्टर के लिए वैकेंसी आई है, जिसका वेतनमान 29,200 से लेकर 92,300 जो लेवल 5 के अंदर आता है। इसके लिए रिक्तियों की संख्या अगर बात करें 236 वैकेंसी है टोटल। और इस पर भारतीय पुरुष एवं महिला उम्मीदवार जो है इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 27 जुलाई से प्रारंभ होगी। यानी आज 26 जुलाई है जब मैं ये आपको वीडियो बता रहा हूँ, और ये नोटिफिकेशन भी आज 26 जुलाई को जारी हुआ है। कल से यानी 27 जुलाई से ये फॉर्म जो है वो आप लोग ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या फॉर्म, योग्यता जो है वो क्या है, कितनी सीट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो सीट है उन सभी रिक्तियों की संख्या को अलग से यहाँ पर कोटिवार दर्शाया गया है। आप इसको देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, मैंने वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे कि यहाँ पर सामान्य वर्ग अनारक्षित की बात करें तो इसमें 91 जो है वो पदों की कुल संख्या है, जिसमें से 32 जो है वो 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए ये संख्या यहाँ पर बताई गई है, और बैकलॉग में इसकी संख्या 0 है। इसी तरह से अलग अलग जो कैटेगरी है उसके हिसाब से यहाँ पर टोटल वैकेंसीज को दर्शाया गया है, जिसमें टोटल वैकेंसी 236 है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि कट ऑफ की तिथि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं बिहार सरकार की सेवा में 3 वर्ष पूरा करने वाले लोगों के लिए भी कट ऑफ की तिथि 1 जनवरी 2020 निर्धारित की गई है। यानी 1 जनवरी 2020 के हिसाब से ही आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप अगर पहले से कहीं पर कार्यरत हैं तो उसमें 3 वर्ष की जो पूछी गई है इसके अंदर इस वैकेंसी में कि 3 वर्ष अगर आप काम कर चुके हैं तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उस नौकरी को छोड़कर आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जैसे लोग नई प्रक्रिया के साथ गुजरते हैं। उसके बाद है आरक्षण की बात की गई है, तो सभी चीज़ों के लिए जो एज है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सब 1 जनवरी 2020 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। आरक्षण जैसे बिहार में था उस तरह से रहेगा, सभी लोगों को जिस तरह से मिलता था वैसे ही मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है वनपाल के लिए जो पात्रता क्या है, आवेदन कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा गया है भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, यानी इंडियन होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वनपाल पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय या काउंसिल से इंटर विज्ञान, ठीक है, या इंटर साइंस अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। अभ्यर्थी की उम्र मैट्रिक एवं समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में जो अंकित जन्म तिथि है उसके अनुसार होनी चाहिए, और उसके अनुसार क्या होनी चाहिए, 18 से लेकर 25 वर्ष तक होनी चाहिए अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के पुरुष और महिला के लिए। इसके अलावा जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो उनके लिए महिला और पुरुष के लिए जो आयु सीमा है वो भी सामान्य की तरह रहेगा। ठीक है, यानी EWS कैटेगरी में आरक्षण की जो एज की जो लिमिट है वो भी 18 से 25 है, उसमें कोई छूट नहीं है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो पुरुष महिला हैं उनको छूट दी गई है, जैसे कि न्यूनतम 18 और अधिकतम जो है 27। इसके बाद एक और कैटेगरी आती है अनुसूचित जाति और जनजाति, जिसके अंदर पुरुष और महिला वर्ग के लिए जो है 18 से लेकर 30 वर्ष तक उम्र की सीमा रखी गई है।
इसके बाद देखिए, अगर कोई बिहार सरकार में पहले से काम कोई सरकारी सेवक है, कोई काम कर रहे हैं, पहले से बिहार में सेवा में है, सरकारी नौकरी में है और वो चाहते हैं कि वहाँ से मूव करके किसी इस पोस्ट के अंदर आएँ, तो उनको भी ये फॉर्म भरना होगा। लेकिन उनके लिए भी एज लिमिट में कुछ छूट दी गई है, 5 साल की छूट दी गई है। जैसे कि मान लीजिए किसी की उम्र जो है वो 26 साल है और पिछले 3 साल से वो बिहार सरकार में कर्मचारी है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। अगर उसकी उम्र 30 साल भी है तो भी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको 5 साल की छूट दी गई है। जो जनरल कैटेगरी के हिसाब से 18 से 25 बनती है तो उसमें 5 साल की छूट है। फिर उसी तरह से अलग अलग जाति के हिसाब से भी कैटेगरी में उनको 5 जो वर्ष की छूट मिल सकती है। अगला यहाँ पर है कि आयु की गणना जो है वो मैट्रिक की तिथि जन्म प्रमाण पत्र जो होगा मैट्रिक के अंदर उसी के हिसाब से किया जाएगा। दूसरा है अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड, जो पुरुष अभ्यर्थी के लिए है वो इस तरह से होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे नॉर्मली 165 सेंटीमीटर, जनरल कैटेगरी के लिए सीना 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए यानी एक्सपेंशन होना चाहिए, और जो पैदल चलने की क्षमता है वो 4 घंटे में 25 किलोमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये अलग से यहाँ पर बताया गया है। महिला अभ्यर्थी के लिए अलग से यहाँ पर बताया गया है कि उनका प्रमाण पत्र जो है शारीरिक माप जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। 155 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर, और इनको 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलने की जो पैदल चलने की क्षमता होनी चाहिए। अब बात करते हैं नियुक्ति या चयन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी। सबसे पहले प्रथम चरण होगा जो लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें बहुविकल्पी यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र के लिए जो है वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटा मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट विज्ञान यानी 10+2 साइंस के स्तर का होगा। हिंदी भाषा और ज्ञान को छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में रहेंगे। सामान्य ज्ञान के जो कुल प्रश्न है मैट्रिकुलेशन के स्तर के होंगे। सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो 10+2+3 प्रणाली की 10वीं कक्षा के अथवा समकक्ष स्तर का होगा। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और गणित, ये जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इनके प्रश्न आपको इंटरमीडिएट स्तर के होंगे यानी 12 के लेवल के होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रश्न पत्र। 2 घंटे में से एक प्रश्न पत्र में 4 भाग होगा। 100 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो 100 क्वेश्चन 4 पार्ट में बटा होगा। पहला पार्ट जो होगा वो होगा 15 प्रश्न, जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। दूसरे पार्ट में 15 प्रश्न तार्किक कौशल से संबंधित होंगे। उसके बाद तीसरे पत्र में 50 प्रश्न होंगे जो कि भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर इसके अलावा बायोलॉजी के अलावा मैथमेटिक्स हो सकता है। जो भी आपको लेना है, मैथमेटिक्स लेना है या बायोलॉजी लेना है, आपको वहाँ पर चॉइस करना होगा। OMR शीट के अंदर आपको लिखना होगा कि आप कौन सा विषय कोड जो है आप बायोलॉजी लेते हैं या मैथ लेते हैं। जीव विज्ञान या मैथ के अंदर से कोई एक चीज़ ले सकते हैं, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो आपके लिए सबके लिए कॉमन रहेगा। तो वो प्रश्न होंगे उसमें 50। उसके बाद चौथा भाग होगा जिसमें 20 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न हिंदी के होंगे और 10 प्रश्न जो है वो अंग्रेजी के होंगे। ये दोनों आपकी भाषा को टेस्ट किया जाएगा कि आप हिंदी और अंग्रेजी में कितना कुछ जानते हैं। ये मकसद इसी तरह से है, जिसके अंदर पूछा जाएगा गद्यांश को समझना और उसके आधारित जो है क्वेश्चन है उसका जवाब देना, शब्द प्रयोग और शब्द का भंडार, हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण यानी दोनों ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है पाठ्यक्रम की बात है सिलेबस। तो सिलेबस आपको बिहार के जो CSBC की वेबसाइट है वहाँ पर इसका सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि इस टैब पर जा करके डाउनलोड किया जा सकता है। अब बात करते हैं ऋणात्मक अंक की यानी नेगेटिव मार्किंग की। इसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों के द्वारा सभी गलत उत्तर के लिए निम्न प्रकार के प्रश्न ऋणात्मक प्रश्न होंगे। आपको एक बात बता दें, एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो उसका 1/3 मार्क्स जो है वो काटा जाएगा। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके जो एक सही क्वेश्चन है वो काट लिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर OMR शीट है जो नॉर्मल आप सबको पता है OMR शीट को किस तरह से भरना है। रोल नंबर, बाकी सारी डिटेल OMR के अंदर जो भरी जाती है वो सारी प्रॉपर तरीके से आपको भरना है। यहाँ पर ये बताया गया है इस परीक्षा में विभिन्न कोटि के अंदर जो न्यूनतम अर्तांक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो है 40% सामान्य वर्ग के लिए,
उसके बाद है 36.5% पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग एवं समस्त आरक्षित और गैर आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 32%। तो ये मिनिमम है। इससे नीचे अगर किसी को आता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। इससे ऊपर आने के बाद उसके मार्क्स को देखा जाएगा कि वो कट ऑफ में कहाँ तक पहुँचता है। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगे वो डिस्क्वालीफाई घोषित किए जाएंगे और उन्हें शारीरिक परीक्षण या शारीरिक दक्षता परीक्षा में नहीं बुलाया जाएगा। इसके बाद है लिखित परीक्षा में जो लोग प्राप्त करके अंक सफल होते हैं उसमें उनकी जो विज्ञप्ति है उसकी जो रिक्ति है उसके हिसाब से 2 गुना जो है बुलाया जाएगा। यानी एक अगर वैकेंसी है तो 1:2 के अनुपात में मेधाक्रम के अनुसार प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा दक्षता परीक्षा के लिए। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को शारीरिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना और उसमें सफल होना अनिवार्य है। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अब द्वितीय लेवल की जो परीक्षा होगी यानी दूसरा चरण जो होगा वो शारीरिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा होगी या फिर चिकित्सीय जांच हो सकती है। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो भी मार्क्स आपके द्वारा लाया जाता है उसकी मेधा सूची प्राप्त करने जो मेधा सूची बनेगी वो फाइनल मेधा सूची बनेगी तो रिटन एग्जाम के तौर पर, लेकिन आपको यहाँ पर पास होना जरूरी है द्वितीय चरण में। ठीक है, यहाँ पर अंतिम मेधा सूची के बारे में देखिए। अंतिम मेधा सूची जो वनपाल की है इसके लिए मेधा सूची लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार बनेगी और उसी के हिसाब से आरक्षण भी उसमें इंक्लूड होगा, उसी के हिसाब से बनेगी। तो ये जो चीज़ें थी ये आपको मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन, अच्छा एक लास्ट चीज़ बच गई है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 27/7 से शुरू होगी। ये आपको भरना है और ये सितंबर महीने तक चलेगी। ये सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ था कि कितने सितंबर तक है, मैं आपको बता दूंगा आगे। यहाँ पर ये CSBC की वेबसाइट पर आपको जाना है। 112 रुपये की फ़ीस आपको लगेगी। किसके लिए? ये लगेगी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए, और जो बाकी लोग हैं उनको 450 रुपये की फ़ीस देनी होगी। ऑनलाइन फॉर्म आप नेट बैंकिंग माध्यम से या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप फीस जमा कर सकते हैं। इसकी जो सूचना है, जब कोई भी अगर आपको किसी तरह के ऑनलाइन एप्लीकेशन में गलती होती है तो आप जो है इसकी सूचना किसी भी तरह की जो सूचना यहाँ पर दी गई है कि झूठी या गलत पाई गई तो आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको मैं सलाह देता हूँ कि आप किसी भी तरह की गलत जानकारी नहीं दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में। कोशिश कीजिएगा कि आपसे गलती भी ना हो ताकि आपका कोई फॉर्म जो है वो रद्द ना हो। यहाँ पर सबसे ऊपर हम लोग चलते हैं जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट की बात की गई है, तो वो लास्ट डेट यहाँ पर देखिए, अंतिम तिथि जो है 10 सितंबर 2020 है। सबसे ऊपर ही लिखा गया ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2020 है और कल से यानी 27 जुलाई से इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।